हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका एग्ज़ाम्स पाठशाला पर मैं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है अनिल। देखिए, आज की जो वीडियो है वो भारत के प्राचीन इतिहास से संबंधित है और एमसीक्यू टाइप में हम क्वेश्चन को जो है डिस्कस करेंगे। जैसे मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया और कौन सा काल है जिसका कोई लिखित वर्णन नहीं है। तो ऐसे ही नवपाषाण काल, आद्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल, उन सबको हम डिस्कस करेंगे और ये पार्ट 1 है। इसके बाद अभी 2-3 पार्ट और आएंगे, तो आपके लगभग 100 क्वेश्चन जो है कवर करूँगा मैं प्राचीन भारतीय इतिहास से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव काल कौन सा था। यानी आधुनिक जो मानव हैं प्रेजेंट में, उनका जो उद्भव हुआ है किस काल में हुआ है। तो देखिए, ऑप्शन जो इसका सी है उच्च पाषाण काल, ये राइट आंसर है। उच्च पाषाण काल क्या है? उच्च पाषाण काल में ना, पहले तो ये इसका आप टाइम ड्यूरेशन जान लीजिए। उच्च पाषाण काल का टाइम ड्यूरेशन है 40,000 से 10,000 वर्ष पहले। ठीक है, 10,000 वर्ष पहले माना गया है। इस चरण में जो है ना, मानव प्रजाति शारीरिक रूप से जो है आधुनिक होमोसेपियंस के रूप से जानी जाती है। यानी हम लोग जो हैं आधुनिक होमोसेपियंस हैं। ठीक है, और अगर बात करें आधुनिक मानव की, तो सबसे पहले कहाँ देखा गया इसे, होमोसेपियंस को उत्तरी अफ्रीकी महाद्वीप पर जो है इसके साक्ष्य मिले, वहाँ पर इसे देखा गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में शुरू किया था। तो देखिए, मानव ने आग का जो प्रयोग है ना, वो नवपाषाण काल में किया था। हालांकि आग की जानकारी तो बहुत पहले थी, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है आग का प्रयोग। अगर क्वेश्चन पूछे आग की खोज कब हुई, तो तब आप कहना पुरापाषाण काल में इसकी खोज हुई थी। लेकिन अभी आपसे पूछा गया है उपयोग कब हुआ, तो उपयोग करना बड़ी बात है। खोज करना तो खैर बड़ी बात थी ही थी, लेकिन उपयोग करना भी बड़ी बात है। तो उपयोग की बात आएगी तो आप कहेंगे नवपाषाण काल में। ठीक है, और इसको मतलब व्यवस्थित तरीके से इन्होंने यहाँ पे ही नवपाषाण काल में ही यूज किया था। इस काल में जो है ना, हाथ से बने हुए चौक मिले हैं, मिट्टी के बर्तन की तकनीकी विकसित हुई हैं। ओके, याद रखोगे? याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। तो देखिए, मानव ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मानव ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया है। कब किया है? लगभग 10,000 वर्ष पहले मानव ने तांबे का प्रयोग किया था। अगर सबसे पुरानी धातु कहे तो भी आप तांबा लगा देना, और भारत की पहली धातु कहे तो भी आप तांबा ही ऑप्शन में टिक करना। तो ये इस तरह से ये इसका क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। सबसे पुरानी धातु कौन सी है? तो तांबा है। सबसे पहली धातु कौन सी है? तांबा है। ठीक है, और मानव ने कब इसका यूज किया? 10,000 वर्ष पहले। याद रखोगे? याद रखना। और अगर पूछे भारत के पहले धातु युग को क्या कहते हैं, यानी धातु यही वाला तांबा युग, उसको कहते हैं चाल कौथिक। लिख देता हूँ मैं, चाल कॉलिथिक युग। ठीक है, चाल कॉलिथिक युग कहते हैं जब तांबे की खोज हुई थी, या पहले धातु को जो है खोज हुई थी, या जहाँ पर इसको यूज किया जाता था। ठीक है, और रासायनिक सूत्र क्या है इसका तांबे का? तो Cu है। ये भी याद रख लेना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी। तो देखिए, इसमें कुछ कन्फ्यूजन आपको रहेगा। अगर ऑप्शन में गेहूँ मिले या जौ मिले, तो आप गेहूँ और जौ को टिक करना। ठीक है, दोनों एक संग नहीं मिलेंगे, दोनों मिलेंगे तो एक ही साथ मिल जाएंगे, एक ही ऑप्शन है। जैसे यहाँ गेहूँ लिखा है, तो यहाँ पे जौ भी लिखा होगा। ठीक है, याद रखना। तो सबसे पहले मानव ने गेहूँ या जौ का उपयोग किया था, तो ऑप्शन जो इसका सी राइट आंसर है। ये मानव की शुरुआती फसलें थी। और अगर बात करें चावल की, तो चावल कहाँ मिलता है? चावल मिला है एशिया में, दक्षिण अमेरिका में सबसे पहले। और अगर आपसे पूछा जाए रबी की फसलें कौन सी होती हैं, तो आप कहना गेहूँ, जौ, आलू, चना, मसूर की दाल, अलसी, मटर व सरसों, ये सब रबी की फसल मानी जाती हैं। ये भी याद रखना, साइंस से क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, रबी की फसलें हैं। ये कब बोई जाती हैं पूछ लिया जाता है, तो आप कहना अक्टूबर से नवंबर के बीच में ये बोई जाती हैं, और अप्रैल मई में इसे काट लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है। तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो ना, डी पाषाण बोले तो पत्थरों को रखा गया है। प्रागैतिहासिक काल में पत्थरों से ज़्यादा चीज़ें हुई हैं। इस समय में मानव उपकरणों का निर्माण करने के लिए एक पत्थर होता है क्वार्टजाइट, इसका उपयोग करते थे।
इस कालखंड में मानव एक शिकारी जैसा था। इस दौर में मानव के पास आधुनिक हथियार नहीं थे। पशुपालना या कृषि इन चीज़ों की उन्हें कोई ज्ञान नहीं थी। आग की खोज तो हो गई थी, परंतु इससे यह इतना परिचित नहीं थे, इसका उपयोग कैसे करते हैं इनसे परिचित नहीं थे। अब चूंकि ये पत्थर है, पाषाण काल है, प्रागैतिहासिक काल है सॉरी, और पत्थर का यूज यहाँ पे हो रहा है, तो आप याद रखना ये पत्थर से जो है कुठार बनाते थे, हथियार बना लेते थे शिकार करने के लिए। ओके, और इन्हीं से ये गंडासा, धारदार खंडक, इस टाइप की चीज़ें बनाते थे। तो प्रागैतिहासिक काल को किस संस्कृति के अंतर्गत रखा गया है? पत्थरों के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पुरातात्विकवेत्ता हैं या पुरातात्विकविद हैं हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित हैं? तो दयाराम साहनी जो हैं ये हड़प्पा के उत्खनन से जो है संबंधित हैं। हड़प्पा स्थल की अगर तुम बात करोगे तो ये पहली बार जो है 1872-73 में इसकी खोज की गई है। ठीक है, और हड़प्पा में पहली बार खुदाई कब हुई थी? तो दयाराम साहनी जी ने 1920 में इसकी खोज करवाई थी। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझना, मैंने 1872-73 जो बताया है उसमें क्या था, उसमें एक संक्षिप्त रूप से जो है खुदाई तो की गई थी। किसने? अलेक्जेंडर कनिंगम ने। लेकिन फिर वो चले गए, उन्हें कुछ मिला नहीं। लेकिन फिर 1920 में राय बहादुर साहनी, इनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी, इनके द्वारा जो है हड़प्पा की खुदाई की। और पूछा जाए हड़प्पा इस समय प्रेजेंट में कहाँ है, तो हड़प्पा पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में भी कहाँ है? पंजाब प्रांत के किस एरिया में है? मोंटगोमरी जिले में है। ठीक है, याद रखोगे, पूछा गया है कई बार। बहुत सारे हड़प्पा स्थल दे देगा और उसमें से पूछ लेगा इसमें से कौन सा स्थल है जो भारत में है। जैसे हाल फिलहाल में पूछा गया था आलमगीरपुर जो है ये कहाँ है, तो आलमगीरपुर तो मेरठ में, बाकी सब पाकिस्तान के दिखाए थे ऐसे। ठीक है, याद रखोगे। और किस नदी के किनारे है ये? रावी नदी के किनारे है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादन या कंज्यूमर कब बना? यानी उत्पादन और उपभोक्ता, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर कब बनता है? नवपाषाण काल में, यानी ऑप्शन से इसका राइट आंसर है। अभी स्टार्टिंग में ही मैंने नवपाषाण काल के बारे में तुम्हें आग की उपयोग करने के बारे में बताया था। आग का उपयोग भी नवपाषाण काल में हुआ। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है तुमसे, खाद्य पदार्थों का उत्पादक होना है और खर्च भी होना है। तो अब आग की का यूज़ करना आ गया तो जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें तो वो ऑटोमेटिकली कर लेंगे। नवपाषाण काल प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही आता है। आज से लगभग 2800 से 1800 ईसा पूर्व पहले जो है नवपाषाण काल कहा गया है। नवपाषाण काल की अगर कुछ विशेषताओं को अगर आप जानेंगे तो देखना, जानवरों को पालना, खेती करना, पत्थर के औजार बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, ये सारी चीज़ें नवपाषाण काल में हुई क्योंकि आग का यूज करना ये लोग सीख गए थे। ओके, नेक्स्ट है, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? यानी पालतू रूप में किसे? बैल, कुत्ता, गाय या बकरी? तो कुत्ता जो पहला है जो जानवर है ये इसे इन्होंने पालतू बनाया था, याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछ ले कुत्ते से दो तीन चीज़ें और बताता हूँ मैं आपको। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछ ले तो आप कहेंगे कैनिस ल्यूपस फैमिलियारिस इसका नाम है। मानव का नाम क्या है? होमो सेपियंस है। ऐसे ही कुत्ते का नाम पूछ ले तो बोलना कैनिस ल्यूपस फैमिलियारिस इसका वैज्ञानिक नाम है। और अगर एक वैक्सीन की खोज की थी लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की, तो उस साइंटिस्ट का नाम भी कुत्ते से पूछा जाता है कई बार। कुत्ता जो काट लेता है तो इस वैक्सीन की, एक वैक्सीन लगती है ना, तो उस वैक्सीन की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने। फ्रांस के ये वैज्ञानिक थे, आप ये भी याद रखेंगे, मैं साथ के साथ ये बता देता हूँ आपको। ओके, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता है उसे कहा जाता है। तो देखिए, जिस काल का कोई भी लिखित वर्णन नहीं होता उसे उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर है। प्रागैतिहासिक काल अभी पीछे ही मैंने बताया है, नवपाषाण काल है इसमें, इसी में आता है वो। लेकिन प्रागैतिहासिक काल का कोई लिखित वर्णन नहीं है, मतलब कहीं भी लिखा नहीं है कि किस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं और क्या चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ ले आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, तो इसमें जो है पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं और इनके लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन इस लिखावट को पढ़ा नहीं जा सका है। अब जब पढ़ा नहीं जा सका तो भी बेकार है, पता नहीं कौन सी उनकी लिपि थी जिस लिपि में वो लिखते थे, तो उसे भी पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, और अगर बात करें आद्य ऐतिहासिक काल को, तो इसे कांस्य युग भी कहते हैं, ब्रॉन्ज युग भी कहते हैं, याद रखोगे, याद रखेंगे। ठीक है, इस युग में तांबा और टीन को मिलाकर कांसे भी बनाए गए थे, इसीलिए इसे कांस्य युग कहते हैं। आपको पता चल गया कांसा कैसे बनता है? तो कांस्य बनता है किस किस से? तांबे और टीन के मिलाने से क्या बन जाता है? कांस्य बन जाता है।
ओके, बढ़ते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल संबंधित है? ऑप्शन बी, आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। और आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में अभी मैं जस्ट सब कुछ बता चुका हूँ 9वें क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें जो है पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, लेकिन लिखित रूप में मिले हैं पर पढ़ा नहीं जा सका है, याद रखना। और इसी में मैं दोबारा बता रहा हूँ, कांस्य युग की शुरुआत हुई थी, टीन और तांबा मिलाकर कांस्य बनाया गया, इसीलिए इसे कांस्य युग भी कहते हैं। हड़प्पा के स्थलों में कांस्य की एक डांस करती हुई मूर्ति मिली है, तो ये कहाँ पे मिली है? तो ये मिली है मोहनजोदड़ो में, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो में मिली है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और माना जाता है इसे 2500 ईसा पूर्व के आसपास बनाया गया होगा। मोहनजोदड़ो से कुछ साक्ष्य और मिले हैं, ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 1000 बार पूछे जा चुके हैं। तो मोहनजोदड़ो से आपको स्विमिंग पूल मिला है, बड़ा बड़ा स्नानागार मिला है, मात्र देवी की मूर्ति मिली है, या फिर कहीं कहीं पे देगा देवी की मूर्ति कहाँ पे मिली है, तब भी आप क्या मोहनजोदड़ो ही लगाना। राज मुद्रा मिली है, मुद्रा पर छपी पशुपतिनाथ की मूर्ति भी, सूती कपड़ा, हाथी का सर, उसकी मतलब खोपड़ी का अवशेष मिला है, गीली मिट्टी के दिए मिले हैं, और गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं। मिट्टी का तराजू भी मोहनजोदड़ो में ही मिला है, और सबसे बड़ी ईंट भी जो है कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो में ही मिली है। ओके, ये सारी चीज़ें हैं जो मोहनजोदड़ो से मिली हैं। कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है? तो देखिए ऑप्शन जो इसका है डी करेक्ट गलत आंसर है। लोथल से हल की आकृति वाली मिट्टी के बर्तन के अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये लोथल से प्राप्त नहीं हुए। ऑप्शन जो डी है इसका, इसके हिसाब से गलत स्टेटमेंट है। ये चीज़ें कहाँ से मिली हैं? ये चीज़ें मिली हैं बनावली से। और बनावली कहाँ है? बनावली है हरियाणा में, फतेहाबाद ज़िले में, ठीक है। तो ये चीज़ें बनावली से मिली हैं। मिट्टी के खिलौने, हल की आकृति जैसे तांबे के बाण, जौ आदि, ये सब यहीं से मिले हैं, ठीक है। और अगर पूछे बनावली के खोजकर्ता कौन है, तो आप कहना RS बिष्ट हैं। बिष्ट जी ने ही बनावली स्थल की खोज की थी, याद रखोगे। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म है जो असत्य है? मतलब एक साइड ये नदियाँ हैं, एक साइड ये नदियाँ हैं और एक साइड ये स्थल हैं। तो देखिए मोहनजोदड़ो कहाँ है? ये तो रावी नदी पे होना चाहिए था, क्या ये सही है? नहीं, ये ठीक है। कालीबंगा, हड़प्पा और आलमगीरपुर। देखिए कालीबंगा घग्गर नदी, हड़प्पा सिंधु नदी और आलमगीरपुर हिंडन। तो देखिए अगर मैं ऑप्शन एलिमिनेट करता हूँ तो डी सही है, ये भी सही है, ठीक है। और हड़प्पा जो है ये रावी नदी पर है, तो ऑप्शन जो सी है ये गलत मैच हो रहा है, रावी नदी पर है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा घग्गर नदी पर ही है। ओके, बढ़ते हैं आगे। चलो कुछ चीज़ें और बता देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले। अगर हड़प्पा की पूछा जाए तो मैं तुम्हें पीछे बता ही चुका हूँ, रावी नदी के किनारे है और पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में है। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, बता चुका हूँ। अगर पूछे कालीबंगा तो ये घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है, हनुमानगढ़ ज़िले में, ये भारत में ही है, याद रखोगे, याद रखना। और अगर आलमगीरपुर की मैं बात करता हूँ इसकी, तो ये कहाँ पर है? मेरठ यानी यूपी में है, मेरठ ज़िले में है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो देखिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा गोदीवाड़ा क्या होता है। गोदीवाड़ा होता है जहाँ पर जो है जलयान होते हैं ना, जहाज पानी के, जलयानों का ठहरने का स्थान होता है, उसे डॉक यार्ड भी कहते हैं, डॉक भी कहते हैं, पता है ना, और गोदी भी कहते हैं, याद रखना, गोदी भी कहते हैं। तो ये जो गोदीवाड़ा है ये क्या बोलता है, इसके साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? तो गोदीवाड़ा के साक्ष्य जो मिले हैं ये आपको मिले हैं ऑप्शन बी लोथल में, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और बंदरगाह, धान और बाजरे के साक्ष्य भी लोथल से ही मिले हैं। लोथल से फारस की मोहरें 3 युगल एक साथ दफन किए गए हैं, उनकी भी जो है अस्थियां मिली हैं या उनके साक्ष्य मिले हैं, मतलब 3 लोगों को एक संग दफन किया गया है एक ही कब्र में। तो ये साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से। लोथल से धान की भूसी भी मिली है, ठीक है, याद रखना, धान की भूसी भी लोथल से ही मिली है। और तांबे का कुत्ता भी लोथल में मिला है। छोटी दिशा मापने का यंत्र भी लोथल से ही प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं आगे। सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? तो देखिए सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर है, 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक। वैसे तो इसे 2350 से 1750 कहा जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है तो ये भी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो देखिए भारत में मूर्ति पूजा का जो संबंध है गुप्त काल से माना जाता है, याद रखना, गुप्त काल में ही जो है मूर्तियों की पूजा होती थी। और अगर मैं बात करूं वैदिक काल की,
तो प्राचीन भारत में सिंधु सभ्यता के बाद जिस नए युग का विकास हुआ उसे ही वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अगर वैदिक सभ्यता या वैदिक काल क्यों कहते हैं या वैदिक युग क्यों कहते हैं इसे, तो वैदिक युग इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इस युग में चारों वेदों की जानकारी मिलती है। भारत के अपने 4 वेद पता है ना आपको सनातन धर्म में, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, पहला वेद कौन सा है? तो आप कहना ऋग्वेद है सर पहला वेद। ठीक है, ऋग्वेद अपना पहला वेद है और इसी से तो गायत्री मंत्र मिला है हमें। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की जो है के बारे में बात की गई है। तो याद रखना इसे वैदिक युग इसीलिए कहते हैं। मूर्ति पूजा तो गुप्त काल में हुई है, याद रखना। मैंने आपको वैदिक सभ्यता के बारे में अभी बताया है, वैदिक युग के बारे में आपको बताया है। नेक्स्ट है ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वेदिक आर्य जो है प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, और आर्य के बारे में कुछ चीज़ें और बताता हूँ। आर्य लोग जो थे ना, ये प्रकृति यानी नेचर के प्रेमी थे, लवर थे। वे वृक्षों की, पर्वतों की और सूर्य की, वायु की, नदियों की आदि इन सब की पूजा करते थे ये लोग। ठीक है, इन सब की आराधना करते थे। और अगर पूछ ले आर्य शब्द का मतलब क्या होता है, तो आर्य शब्द का मतलब होता है अच्छे हृदय वाला व्यक्ति, आदर्श व्यक्ति होता है वो। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसका देखा जाए तो ये सारे ही करेक्ट हो जाएंगे, लेकिन प्रकृति अगर ऑप्शन में बढ़िया है तो पहले प्रकृति पे ही टिक करना आप। ओके, नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि, अभी पीछे मैं बता चुका हूँ तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ पर बसे थे? तो देखिए आर्य जो सबसे पहले ना भारत में कहाँ पर बसे थे? इस प्रांत में सैंधव, सप्त सैंधव प्रांत कह दो या सप्त सिंधु प्रांत में ये लोग बसे थे। यानी आप इमेज के जरिए आप एक बार देखने की कोशिश कीजिए। ये मैं भारत का नक्शा दिखा रहा हूँ। ये जो एरिया है ना पर्टिकुलर, ये एरिया है उत्तर और ये एरिया कौन सा है? पश्चिमी। तो उत्तर पश्चिमी या पश्चिमी उत्तर पश्चिमी एरिया में वो लोग रहे थे। जैसे गोवा, दमन दीव, महाराष्ट्र, इधर उत्तराखंड, कश्मीर, यूपी, पंजाब, हरियाणा, इन जगहों पर ये लोग रहे थे। ठीक है, और आर्य के बारे में बता ही चुका हूँ, प्रकृति प्रेमी थे और भी सब कुछ मैं इनके बारे में बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? तो देखिए गायत्री मंत्र बता ही चुका हूँ, ऋग्वेद से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और ऋग्वेद के बारे में बता ही चुका हूँ, पहला जो है भारत का वेद है, सनातन धर्म का पहला वेद यही है ऋग्वेद। और गायत्री मंत्र किसको संबंधित है? सूर्य देव को संबंधित है। सावित्री भी कहीं कहीं लिखा होगा, तो भी आप सही टिक करना। ठीक है, याद रखना ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसको? गायत्री मंत्र को दिया गया है। और लिखा किसने है? लिखा है गायत्री मंत्र को महर्षि विश्वामित्र ने इसे लिखा है। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते, जो ये लाइन है कहाँ से ली गई है? तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद का नवा मंडल किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? तो देखिए ये जो सोम है ना, इनको संबंधित है ऋग्वेद का नौवां मंडल। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, तीसरा मैं बता चुका हूँ गायत्री मंत्र है, और 9वें मंडल में सोम के बारे में जानकारी है। किसी दिन ऋग्वेद के ऊपर जो है हम छोटी सी वीडियो लाएंगे 5-6 मिनट की, उसमें आपको ऋग्वेद से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है और सूक्तियाँ कितनी हैं, श्लोक कितने हैं, तो सारी चीज़ें आपको इस ऋग्वेद से समझ में आ जाएंगी। और वेद में ही आप मैं उनको चारों वेद कवर करूँगा तो बताऊँगा कि तंत्र मंत्र जो है किस वेद से संबंधित है, गायन की शैली है किस वेद से संबंधित है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। एक दिन छोटी सी वीडियो आएगी, उसमें आपको कवर करा दिया जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? तो देखिए उत्तर वैदिक काल में ना इंद्र का स्थान मिला पशुपति नाथ को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन है जो गलत है? तो देखिए कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन सी गलत है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमति थी, जबकि ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। ये बात गलत है। ऋग्वैदिक काल में जो है महिलाओं को सभा में प्रवेश करने की अनुमति थी। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसका सी जो यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, गलत विकल्प का हमें चयन करना है। एक साइड में हमें नदियाँ दी हैं, प्राचीन नदियाँ, और एक साइड में आधुनिक नदियाँ हैं। तो देखिए वितस्ता नदी जो है झेलम नदी का नया नाम है। सतुद्री नदी स्वात, ये गलत है। ऑप्शन जो इसका बी गलत मैच है। ऑप्शन बी गलत इसलिए है, सतुद्री जो है इसको स्वात नहीं कहते, इसका आधुनिक नाम तो सतलुज है। तो ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका गलत मैच है। परुणी रावी नदी को रावी नदी इसका नया नाम है, और विपाशा व्यास नदी का नाम है। याद रखेंगे। आप यहाँ जूम आउट करके देखना, इसको देखिए, मैं दिखाता हूँ यहाँ पर चीज़ों को। ये देखिए, रुक जा,
सिंधु जो नदी है इसको इंडस कहते थे पहले, वितस्ता को झेलम कहते थे, और अस्कनी को चिनाब कहते थे, वरुणी को रावी नदी, और विपाशा को व्यास नदी कहते थे, शतुद्री को सतलुज नदी कहते थे। ठीक है, ये सब चीज़ें आप देख लेना। अभी ये नए नाम हो गए हैं इनके। सिंधु को इंडस कहते हैं, अब प्रेजेंट में, कहते थे नहीं, कहते हैं। और वितस्ता को झेलम कहते हैं, याद रखोगे। और चीज़ें और भी नदियाँ बताऊँ आपको, नर्मदा को नमाडे कहते थे पहले, इसका प्राचीन नाम क्या था, नर्मदा का नमाडे। अब आप मुझे बताओगे नर्मदा बहती किस क्षेत्र में है, नमाडे, नमाडे इसे कहते थे। अगर कोसी नदी की बात करें, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं कोसी को, तो कोसी का प्राचीन नाम क्या था, कोसी का प्राचीन नाम था कौशिक। ठीक है, याद रखना, कौशिक इसका पुराना नाम था। और अगर आपसे पूछ ले गंडक नदी का पुराना नाम क्या है, तो गंडक नदी का पुराना नाम है सदानीर। अब इतनी चीज़ें मैं इस क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हमारी वीडियो एंड होती है गाइज, और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर लेना और शेयर कर लेना। मिलता हूँ इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।